नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एग्री टॉपर्स एकेडमी में। बहुत बेहतरीन वाला टॉपिक अपना जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन कंट्रोल है और बहुत टफ टॉपिक है। बच्चों को समझने में बहुत समस्याएं आती हैं क्योंकि इसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो अपनी बुक्स में मिलते नहीं एग्रीकल्चर वाली में। और बायोलॉजी तो हम लोग भैया पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे जो इतना डिटेल में जाएंगे। इस वजह से इसकी शब्दावलियाँ हमको बहुत परेशान करती हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन में हम लोग जो पढ़ रहे थे, ज़रा समझो क्या पढ़ना है हम लोग को। तो बेसिकली इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि पौधे, बेसिकली मैंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जेनेटिक बनावट है, चाहे वो होमोजाइगस है चाहे वो हेट्रोजाइगस है, ये सब डिपेंड करती है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। और इसीलिए हमको क्या है, हाइब्रिड अगर समझना है, हाइब्रिड बनाना अगर सीखना है एग्रीकल्चर में, तो हमको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा जो पता होना चाहिए वो भाई अलग अलग तरीके का हो सकता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको समझना है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा बेसिकली हो सकता है दो तरीके का। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीकों का हो सकता है। एक हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो सकता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बेसिकली बहुत छोटा सा अंतर है कि यहाँ पर मेल मेल का ये सिंबल होता है और फीमेल फीमेल का ये सिंबल होता है। मेल और फीमेल जो गैमीट हैं ये फ्यूज नहीं होंगे। जहां मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज ना हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जहां पर मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इतना बस अंतर है। अब वैसे तो हमको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पूरी बुक में अपनी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिटेल में समझाया गया है। सेक्सुअल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां दी नहीं गई हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझते हो या फ्लावरिंग पार्ट्स को नहीं समझते हो, तब तक आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधिवत समझ में आएगा ही नहीं। तो हम पहले, वैसे तो इन्होंने एसेक्सुअल पढ़ाया, लेकिन हम पहले आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बेसिकली वो पहले आपको समझाते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, समझो जरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो आपको पता है क्या होता है। बेसिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट से, फ्यूजन से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बना देंगे। मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के लिए जरूरी क्या है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जरूरी है। यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कैसे इन्वॉल्व होंगे? एक तो प्रोसेस होगा पॉलिनेशन का, और दूसरा प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अभी समझाएंगे डिटेल में सब क्या होता है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा? पॉलिनेशन जो है होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। इनको हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब समझो जरा ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता कैसे है। बहुत डिटेल में इसको हमको समझना है, तो डिटेल में समझना है जब, तो डिटेल में वो जो है चीज़ों को जानना भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, अब अगर आपको ये जानना है तो पहले कुछ कहानियां आपको मैं सुनाता चलूंगा। आप बस कहानी जैसे सत्यनारायण कथा जैसे अक्षत फूल लेके बैठ जाओ और समझते जाओ। मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझना है प्लांट में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है प्लांट में। ये सब बातें अरुण कात्यायन में नहीं होंगी, तो आप जो है मुझसे समझ के अपना नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सारी बातें किताब से मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि आपको बियॉन्ड द बुक थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप बुक की सारी बातें समझ पाओगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको ये जानना है कि देखो बेसिकली जो हमारा प्लांट किंगडम है, ठीक है, जो हमारा प्लांट किंगडम है, इस किंगडम में 5 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। 5 ग्रुप्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। पहला हमारा जो होता है दैट इज थैलोफाइटा, फाइलम कह सकते हो आप, फाइलम थैलोफाइटा होता है प्लांट में। दूसरा फाइलम हमारा होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। तीसरा हमारा होता है टेरिडोफाइटा। क्या होता है? टेरिडोफाइटा।
चौथा हमारा होता है फोर्थ हमारा होता है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट हमारा होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? एंजियोस्पर्म। हमको आज जो पढ़ना है दैट इज एंजियोस्पर्म। क्यों? एंजियोस्पर्म क्या होता है इसके बारे में आप जान लो जरा। एंजियोस्पर्म है क्या? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म का सीधा मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब जिसमें फूल पाए जाते हैं उसी में बेसिकली आपको पता है क्या हो सकता है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये बात सबसे जरूरी है। जब फ्लावर पाए जाएंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे जरूरी क्या है? फ्लावर है। तो किस में फ्लावर पाए जाएंगे? एंजियोस्पर्म। तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, अब हर प्लांट में आप देखते हो कि हर प्लांट का इन्फ्लोरेशंस अलग अलग होता है। नाम हम लोग अलग अलग रखे हैं भाई, तो हर प्लांट का अलग अलग होगा। फ्लोरल पार्ट्स भी सब में अलग अलग होते हैं। किसी में कितने स्टेमन, किसी में कितने स्टेमन, किसी में कितने पिस्टल, किसी में कितने पिस्टल, यानी संख्या भी अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। ठीक है। तो बेसिक जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर सामान्यता आप समझोगे तो कोई भी जब प्लांट होता है, इस प्लांट में क्या होता है? फ्लावर आते हैं, सबसे पहले फूल आते हैं। आप आम का प्लांट लेते हो तो पहले क्या आता है? फूल आते हैं, उसमें बौर, जिसे आप कहते हो बौर आता है। ठीक है। बौर आने के बाद वो क्या होता है? उसमें पॉलिनेशन होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन का मतलब है जो हमारे पराग कण है, जो हमारे पराग कण है, ये पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स जो है, ये कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र। यानी पॉलन ग्रेन हमारे कहाँ पहुंच जाए? स्टिग्मा पर पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? स्टिग्मा पर पहुंच जाए। तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया हमारी कहलाती है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद इसी में होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? यही जो हमारा पॉलन ग्रेन था, ये जब एग सेल से फ्यूज हो जाए, जाकर एग सेल से फ्यूज होकर क्या बना दे? एम्ब्रियो बना दे। क्या बना दे? भ्रूण बना दे। इसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनेगा? एम्ब्रियो से ही हमारा सीड बनता है, और सीड से ही हमारे क्या? एम्ब्रियो से सीड और फ्रूट दोनों बनते हैं। ठीक है। सीड और फ्रूट किससे बनते हैं? एम्ब्रियो से सीड और एम्ब्रियो शेक से फ्रूट बनता है। यानी फल जो आप खा रहे हो, बीज जो हो रहे हैं, जिनसे आगे जनरेशंस आगे बढ़ रही हैं प्लांट्स की, ये सारी किसके कारण हो पाती हैं? फर्टिलाइजेशन के कारण हो पाती हैं। बीज बनता है एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो शेक से बनता है फ्रूट। अभी मैं डिटेल में सारे चित्र आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सब को समझने के लिए हमको समझने की क्या आवश्यकता है? फ्लावर की मार्फोलॉजी समझने की आवश्यकता है। फूल की मार्फोलॉजी को समझना होगा आपको। इसके लिए फूल की मार्फोलॉजी को समझना होगा। अब फूल की मार्फोलॉजी अगर आपको समझनी तो जरा देखो, एक साधारण चित्र बनाने का मैं प्रयास करता हूं। मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, तो आप एकदम निश्चिंत रहें, सुंदर सुंदर चित्र नहीं बनाऊंगा। ठीक है। चलो, ये हमारा कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे हमारा जो है यहाँ पर भरा रहता है। नेक्टाफेरस एरिया है, ये नेक्टाफेरस एरिया है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर ये मान लो निचला हिस्सा हो गया। यहाँ पर ये हमारे कुछ सेपल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इन सेपल्स से लगे हुए हमारे जो जो एक्चुअल में फूल का जो भाग आप रंग बिरंगा देखते हो, वो ये है, दैट इज नोन एज पेटल। इसे आप क्या कह रहे हो? इसे आप कह रहे हो पेटल। मैं शब्द बता देता हूँ, पेटल। इन्हें आप हिंदी में कहते हो दलपुंज। क्या कहते हो? दलपुंज। जो कलरफुल आपको फ्लावर में नजर आता है, लाल लाल सुंदर जो होता है, वो दलपुंज होता है। उसके नीचे जो डंठल हरे रंग का, जो फूल थोड़ा बहुत नहीं, फूल में आप देखते हो हरे रंग के ऊपर ऐसे चिपके रहते हैं, जिसके ऊपर पेटल्स लगे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेपल। इन्हें क्या बोलते हैं? सेपल। इन्हें बोला जाता है बाह्य दलपुंज। ये हरे रंग के ही होते हैं, ये होते हैं बाह्य दलपुंज, सेपल्स। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो बीच वाला भाग आपको नजर आ रहा है, यही हमारा पूरा फीमेल पार्ट है। ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं क्या? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर का भाग हमारा जो होता है वो कहलाता है ओव्यूल। क्या कहलाता है? ओव्यूल। ठीक है। ओव्यूल कहलाता है। अब ऊपर जो सबसे ऊपर भाग है, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और इस स्टिग्मा से ओवरी को जोड़ने वाला जो पतली पतली ये रैकिस है, इसे हम बोलते हैं कुछ और नहीं, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। तो बेसिकली अगर आप
एक शब्द यूज करते हो पिस्टल, पिस्टल एक शब्द होता है, या गाइनोशियम, तो पिस्टल या गाइनोशियम जब बात करते हो तो आप ओवरी, फिलामेंट और स्टिग्मा इन तीनों की एक शब्द में अगर एक शब्द दिया जाए तो क्या कहोगे आप? इसे पिस्टल कह दोगे। यानी ओवरी, फिलामेंट और स्टिग्मा इन तीनों को मिला के एक शब्द क्या दे दोगे आप? पिस्टल दे दोगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहीं से जो हमारे दल पुंज है यहीं से लगा हुआ एक भाग यहां पर नजर आएगा आपको। कलर चेंज कर लूं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो नहीं तो सब एक ही कलर में हो जाएगा तो रंग बिरंगा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलो मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। चलो ये हमारा जो है डबल लाइन होगी, लेकिन हम सिंगल बना देना, आप समझ जाना। ठीक है, डबल लाइन को ऐसे कोई मतलब नहीं है, सिंगल लाइन कह लो आप। बेसिकली इसमें खोखला है ना अंदर से, तो चलो अच्छा डबल ही बना देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये खोखला होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे पाया जाएगा एंथर। ठीक है, अब ये हमारा मेल पार्ट बन रहा है, समझ लो ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा बन रहा है मेल पार्ट। ठीक है, अब मेल पार्ट में जो ये बड़ा बड़ा डंठल जैसी संरचना है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेसिकली, इसे हम बोल सॉरी फिलामेंट वहां लिख दिया ना मैंने, ये फिलामेंट नहीं है भाई, ये है स्टाइल। जो फीमेल में है वो स्टाइल है, फिलामेंट तो मेल का जो ये डंठल है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। और ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं ऊपर वाला एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेमेन की, ठीक है, स्टेमेन यानी मेल एंड्रोशियम की बात कर रहा हूँ तो उसमें एंथर और फिलामेंट होंगे। अगर मैं फीमेल गाइनोशियम की बात कर रहा हूँ तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइलेट और ओवरी, ये तीन चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा पेटल यानी जो रंग बिरंगा आपको नजर आ रहा है फूल में, और ये जो इधर भरा हुआ द्रव हम बताएं ये नेक्टाफेरस एरिया है, इसका कोई खास मतलब है नहीं, इसके बारे में हम लोग ये हमारा जो है बेसिक एक स्ट्रक्चर है किसी फूल का, फ्लावर की मार्फोलॉजी है। अच्छा अब इस फ्लावर की मार्फोलॉजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से भाग जो है इन्वॉल्व होते हैं फ्लावर की मार्फोलॉजी से? अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा इसमें जो है भाई मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। तो मेल की तरफ से जो होता है, मेल यानी क्या? एंड्रोशियम, मेल यानी एंड्रोशियम, मेल यानी एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की अगर आप यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। अगर एक एंड्रोशियम है तो उसे हम स्टेमेन बोलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल की, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल की, जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। और गाइनोशियम की अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है? पिस्टल। ठीक है, पिस्टल, फीमेल पिस्टल और मेल में स्टेमेन। ठीक है, शब्द ध्यान देना। अब स्टेमेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेमेन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, दूसरा होता है जो हमारा स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। ठीक है, ये तीन पार्ट हैं। अब एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन बनते हैं। ठीक है, एंथर में ही पॉलन बनते हैं। अब ये हम थोड़ी सी प्री फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा जरा इसको समझो। अब मैं बात करूं प्री फर्टिलाइजेशन, थोड़ा सा प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन में और कुछ नहीं होता है, मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिलने से, फ्यूज होने से पहले की अवस्था है ये। ठीक है, अब प्लांट में इससे पहले होगा क्या? कुछ हार्मोनल चेंज होंगे, हार्मोनल चेंज होंगे, हार्मोनल चेंज होंगे। बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसे आप बोलते हो फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन जो है ये बढ़ेगा, फ्लोरिजन हार्मोन का स्रावण होगा, निकलेगा, ये हमारा प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसके कारण ही क्या होते हैं? फूल पैदा हो पाते हैं प्लांट में। इसी के कारण फूल का उत्पादन होगा, फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फूल बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फूल में डेवलपमेंट, बेसिकली पहले बड बनती है, कलिका बनती है, उसके बाद धीरे धीरे फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद जो है बेसिकली उसमें क्या होगा? मेल और फीमेल ये सारे पार्ट्स अलग से जो हमने आपको अभी दिखाए, ये सारे अलग अलग डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मान लो ये सारे डेवलप हो गए, फिर क्या होगा? फिर बेसिकली जो हमारा मेल पार्ट है उसको हम अलग पढ़ लेते हैं, फीमेल पार्ट उसको अलग पढ़ते हैं, फिर इनका जो है हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन आगे करवाएंगे। तो पहले हम मेल पार्ट को पढ़ेंगे, समझते चलना चीज़ों को। ठीक है, तो मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको क्या? मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? स्टेमेन क्या है, स्टेमेन क्या है,
माइक्रोस्पोंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एंड पॉलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं, परागकण कैसे बन रहे हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अच्छा बेसिकली स्टेमेन के मैंने बताए आपको क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। मैंने कहा स्टेमेन जो होता है इसके, आपने क्या पढ़े हैं, स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, तो आपने पहला क्या पढ़ा था, एक लंबा लॉन्ग पार्ट है, लंबा लॉन्ग स्टाक लाइक पार्ट है जिसे आप फिलामेंट कह रहे हो। क्या कह रहे हो, फिलामेंट कह रहे हो। ये बस कैरी करने का, इसको स्टिग्मा के आसपास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब मान लो यहां से परागकण यहां पहुंचाने हैं, एंथर से परागकण यहां पहुंचाने स्टिग्मा पे, इसी को पॉलिनेशन बोलेंगे। एंथर से परागकण यहां पहुंच जाए, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां पॉलिनेशन पहुंचाना, तो ये बीच में फिलामेंट की आवश्यकता होगी, और इसी फिलामेंट में ही क्या होते हैं, बेसिकली पॉलन यहां पर अंदर भरे होते हैं, बहुत सारे बनेंगे जब आगे पॉलन तब। ठीक है, चलो ये बात हो गई। दूसरा पार्ट जो आपको पता ही है क्या होता है, दूसरा पार्ट आपको पता ही क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है एंथर। दूसरा पार्ट क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट एंथर होता है। अब एंथर की क्या खासियत है कि एंथर होता है बाइलोब्ड। क्या होता है, एंथर होगा बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या है, इसमें दो लोब पाए जाते होंगे, दो भाग पाए जाते होंगे बेसिकली। यानी अगर आप एंथर को एक उसमें लेके देखें आप पूरे माइक्रोस्कोप में, तो कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके का आपको एंथर नजर आएगा। ठीक है, मैं चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझाने भर का चित्र आपको बना दूंगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ठीक है, ये अब देखो बेसिकली आपको क्या नजर आ रहा है, एक लोब ये इधर है और एक लोब ये इधर, दो भाग में बट गया है। और प्रत्येक लोब में आप देखोगे, हर लोब के अंदर जो है, प्रत्येक लोब में क्या होगा, ये तो पता ही चल गया कि जो स्टेमेन है हमारा कैसा है, स्टेमेन हमारा कैसा है, बाइलोब्ड है। अब प्रत्येक लोब में आप देखोगे यहां पर दो थिकॉस होंगे। क्या होंगे, इसे डाइथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथेकस। डाइथेकस का मतलब है, हर थिकॉस क्या होते हैं, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें पॉलन ग्रेन भरे रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा नजर आएगा हमको। अब हर लोब में बेसिकली आपको नजर आएगा कि हर लोब में ऐसे दो कप जैसी संरचनाएं हैं, यानी प्रत्येक लोब क्या है, ये दोनों है, तो इसका मतलब ये क्या है, डाइथेकस है। क्या है, डाइथेकस है, यानी प्रत्येक लोब क्या है, डाइथेकस है, कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन भरे रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली अगर नीचे से आप देखोगे, यानी अगर हम पूरी कार्ड को एकदम डिफाइन करके ना देखें तो हमको कैसा नजर आएगा, तो हमको ये ऐसा नजर आएगा बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। आर्टिस्ट तो मैं अच्छा खैर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कैसा नज़र आता होगा आपको पॉलन। चलो कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ये दो, ये हमारे मान लो हमने थिकस बना दिए। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर जो ये अवस्थाएं हैं, इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलन सैक। ये एरिया कहलाता है पॉलन शैक। एंथर का ये भाग जहां पर पॉलन भरे हैं, ये पॉलन सैक है। ठीक है, और ये उसके ऊपर क्या है, ए थिकस है। ये क्या है, थिकस है। और ये डाइथेकस होता है, यानी दो थिकस पाए जाते हैं, इसलिए डाइथेकस बोला जाता है। बाइलोब्ड यानी दो लोब होंगे, और प्रत्येक लोब में दो थिकस पाए जाने, इसलिए डाइथेकस हो गया। ठीक है, दो लोब और प्रत्येक लोब में दो थिकस, यानी टोटल चार थिकस पाए जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ एंथर हमको ऐसा नजर आता है। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट का लास्ट पार्ट जो है ये पेटल से जुड़ा होता है, पेटल से जुड़ा होगा ये फिलामेंट का लास्ट पार्ट, और ऊपर हमारा एंथर पाया जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा नजर आता है क्या, स्टेमेन। स्टेमेन ऐसा हमको नजर आता है। अच्छा, अब इसके अंदर पॉलन बनने की प्रक्रिया कैसे होगी, ये समझो जरा। पॉलन कैसे बनते हैं, तो इसे, इस प्रक्रिया को जिसमें पॉलन बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम एक शब्द देते हैं, एक शब्द देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रो, दो शब्द आपको आएंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा एंथर है, ये जब बन चुका है, एंथर अगर बन चुका है, ठीक है, तो एंथर बनने के बाद इसमें जो सेल्स पाई जाएंगी हमारी,
ठीक है, सेल्स पाई जाएंगी, ये हमारी माइक्रोस्पोर्स, ये इसमें पाए जाते होंगे, एंथर में पाए जाते होंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर जो पाए जाते होंगे ये हमारे, ठीक है, समझो, माइक्रोस्पोर्स पाए जाते होंगे। इस माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे बेसिकली, नहीं पहले एक्चुअली इसमें पाई जाते होंगे कुछ सेल्स, इसमें सेल्स पाई जाएंगी, ये सेल्स पाई जाएंगी, इन्हें हम बोलेंगे पॉलन मदर सेल। क्या बोलेंगे? पॉलन मदर सेल्स पाई जाएंगी, पॉलन मदर सेल्स पाई जाएंगी। ये पॉलन मदर सेल्स जो है ये कैसी होंगी? गुणसूत्रों की संख्या में 2n होंगी, नॉर्मल है यानी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक डिवीजन होगा मियोसिस। पॉलन मदर सेल्स में जब मियोसिस डिवीजन होगा यानी इसमें कोशिकाएं कितनी बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, जो कि गुणसूत्रों की संख्या में क्या होंगी? आधी होंगी। n n n n, ये गुणसूत्रों की संख्या में आधी होंगी। इसे हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोर। ये हमारे जो बने ये बन गए माइक्रोस्पोर, यानी पॉलन मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब इन माइक्रोस्पोर्स में ही जो माइक्रोस्पोर ये बन चुके हैं, इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा? इन माइक्रोस्पोर्स में माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो इससे क्या होगा? कोशिकाएं जो हमारी बनेंगी गुणसूत्रों की संख्या में n है, तो भाई n से अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2n बनेगी, n है, इनसे अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो भी 2n बनेगी। इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन से हमारा क्या बन जाएंगे? गैमीट बन जाएंगे। ये इसे हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटिक जेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट बन जाएंगे और यही गैमीट हमारे क्या है? और कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन बनने के लिए पहले क्या होगा? पॉलन मदर सेल्स जो कि गुणसूत्रों की संख्या में 2n है, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, जो गुणसूत्रों की संख्या में आधी हो जाएंगे और 4 कोशिकाएं बनेंगी। उसमें से 3 जो हमारी मतलब 4 डिवीजन हुए हैं, तो इसमें से 3 हमारी जो है बेकार हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाएंगी। ये 3 हमारी क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। एक हमारी जो है फंक्शनल होगी, ये इकलौती जो फंक्शनल होगी, इसमें क्या होगा? आगे माइटोटिक डिवीजन होंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी और इसी से हमारे क्या होंगे? पॉलन ग्रेन बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्लियर? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस से हमारे क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में, जैसे यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस आपने पढ़ा, सेम अगर आप फीमेल में बात करोगे तो फीमेल में आप क्या पढ़ोगे? जब मैं बात करता हूं फीमेल की, तो फीमेल में भी 2 ऐसी चीजें पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे आप क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और फिर पढ़ोगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा टफ है आपके लिए समझना भी। तो इसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले फीमेल पार्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फीमेल पार्ट में आपको सबसे पहले समझना है पिस्टल क्या है। शब्द आपके सामने आ रहा है पिस्टल। गायनोशियम का अगर इकाई गायनोशियम की देखा जाए तो उसे हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। पिस्टल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा होगा। दूसरा क्या होता है? स्टाइल होता है। और तीसरा क्या होता है? ओवरी होता है। ये 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। ओवरी के भीतर एक पार्ट पाया जाता है जिसे आप कहते हो ओव्यूल, और ओव्यूल के भीतर ही बनता है एम्ब्रियो शैक, ठीक है। क्या बनता है? एम्ब्रियो शैक बनता है, ठीक है। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट की अगर बात करें हम, समझो जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे डेवलप होगा। तो बेसिकली आप देखोगे जो हमारा गायनोशियम है, इसमें अगर सिंगल पिस्टल पाया जा रहा है, यदि किसी प्लांट में सिंगल पिस्टल पाया जाता है, अगर किसी प्लांट में एक पिस्टल है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, कार्पेलरी का मतलब भी पिस्टल ही है, कोई मतलब नहीं। तो मोनो मतलब एक और कार्पेलरी यानी पिस्टल, ठीक है। अच्छा, और अगर मोर देन वन पिस्टल अगर है किसी में तो उसे क्या बोल देंगे? मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे। एक से ज्यादा है तो क्या हो गया? मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे। अब मल्टी कार्पेलरी भी 2 प्रकार के हो सकते हैं बेसिकली। एक में ये सारे पिस्टल आपस में क्या हो? फ्यूज्ड अगर होंगे, ये सारे पिस्टल आपस में अगर फ्यूज्ड हैं तो इसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। और अगर ये फ्री हैं, फ्यूज्ड ना है, फ्री हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, एपो कार्पस बोलेंगे अगर ये फ्री है तो, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, बेसिकली मेगा मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनना, मेगा स्पोर का बनना, ठीक है। मेगा स्पोर का बनना ये क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, मेगा स्पोरो यानी मेगा स्पोर का, तो मेगा स्पोर बनेगा किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से बनेगा, यानी मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है जरा समझो। आपके पास एक ये मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं ये, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल है। गुणसूत्रों की संख्या में कैसी है, 2n है। इसमें क्या होगा, फिर वही कंडीशन, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, गुणसूत्रों की संख्या में आधी आधी वाली 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। यही हमारे क्या है, 4 कोशिकाएं जो बन गई, यही हमारे क्या है, मेगा स्पोर है। यही हमारे क्या है, यही हमारे क्या है, मेगा स्पोर है। इसमें से 3 हमारी आपको फिर वही कंडीशन होगी कि ये डीजेनरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, काम की नहीं रह जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। एक इसमें एक्टिव रह जाएगी, एक एक्टिव रह जाएगी, ठीक है। अब मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ पाई जाती है, ये न्यूसेलस में पाई जाती है, बताऊंगा अभी। ये न्यूसेलस में पाई जाती है, न्यूसेलस में पाई जाती है। न्यूसेलस में मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाएगी, उसमें मियोसिस होगा, 4 कोशिकाएं बनेगी, मेगा स्पोर में 3 डीजनरेट हो जाएंगी। एक हमारी जो बचेगी वो आगे जाकर क्या करेगी, एम्ब्रियो शैक बनाएगी। वो क्या क्या करेगी, ये आगे जाकर यही क्या बनाएगी, जो एक्टिव है ये बना देगी एम्ब्रियो शैक। क्या बना देगी, भ्रूण कोष, ठीक है। क्या बना देगी, भ्रूण कोष बना देगी। अच्छा, भ्रूण कोष क्या है समझो जरा। तो हमारे पास 3 चीज जनरेट हो गई, एक मेगा स्पोर, जो अब यहां से इसे हम बोलते हैं, अगर मैं कहूं मेगा गैमिटोजेनेसिस, मेगा गैमिटोजेनेसिस, तो मेगा गैमीट कैसे बनते हैं। तो एक आपके पास अब कोशिका है जो कि एन है, ठीक है। ये आगे डेवलप होकर क्या बनाने वाली है, डेवलप होकर बनाने वाली है एम्ब्रियो शैक। लेकिन इससे पहले इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो शैक बनाने से पहले इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन होने का मतलब है ये गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो गई, आधी तो है ही है, पहले से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर एक बार माइटोटिक होगा, फिर माइटोटिक होगा तो कितनी कोशिकाएं बन गई, अब आपके पास हो गई 4 कोशिकाएं, ठीक है। आपके पास हो गई 4 कोशिकाएं। फिर एक बार अगर माइटोटिक डिवीजन हो जाए तो कितनी कोशिकाएं आपके पास हो जाएंगी, तो आपके पास टोटल हो जाएंगी 8 कोशिकाएं, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 8 कोशिकाएं टोटल आपके पास हो जाएंगी। 8 न्यूक्लियस बेसिकली तो हो ही जाएंगे, न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है अभी। तो आपने देखा कि आपके पास एक थी, तो एक बार ये हुआ, 2 बार, 3 बार, बेसिकली आपने देखा कि 3 बार यहां पर माइटोटिक डिवीजन होगा और टोटल हमारे पास 8 कोशिकाएं बन जाएंगी जो कि गुणसूत्रों की संख्या में n होंगी, ठीक है। अब बेसिकली जब एम्ब्रियो शैक बना, और एम्ब्रियो शैक बना तो बेसिकली आपने देखा कि उसके अंदर कितनी कोशिकाएं होनी चाहिए, कितने न्यूक्लियस होने चाहिए, बेसिकली तो 8 न्यूक्लियस होने चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास यहां पर पहले क्या हुआ, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी। अब ये दोनों अपोजिट पोल पर जाएंगी, ये क्या करेंगी, अपोजिट पोल पर जाएंगी। क्या करेंगी, अपोजिट पोल पर जाएंगी, अपोजिट पोल्स पर जाएंगी, ठीक है। अपोजिट पोल्स पर जाएंगी, तो अपोजिट पोल्स पर जाने के लिए, अच्छा मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, अच्छा चलो अभी समझा देता हूँ, उसके बाद चित्र दिखाऊंगा। अपोजिट पोल्स पर जाएंगी तो बेसिकली मैंने कहा 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो एम्ब्रियो शैक में, किसी भी एम्ब्रियो शैक में ये 8 कोशिकाएं, बेसिकली 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ ऐसी संरचना आपको जो है एम्ब्रियो शैक की नजर आती है हमेशा, ठीक है। ये बीच वाली जो सेंटर में है ये हमारी होती है एग सेल। क्या होती है, एग सेल होती है। ये इधर उधर जो एग सेल के दोनों तरफ लगी हुई कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं बेसिकली सिनर्जिड्स। ये क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं। ऊपर वाली कोशिकाएं कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स। ये समझना बहुत जरूरी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। और बीच में जो हमारा है इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस इधर से आया। बेसिकली समझो क्या हुआ, एक्चुअल में कहानी क्या थी। मैंने कहा एम्ब्रियो शैक का डेवलपमेंट हुआ जिसके अंदर एक कोशिका है जो कि गुणसूत्रों की संख्या में क्या है, n है।
मैंने कहा इसमें पहला माइटोटिक डिवीजन होगा तो कोशिकाएं कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी, जिनकी गुणसूत्र संख्या nn होगी। मैंने कहा ये दोनों अपोजिट पोल पर जाएंगी। अब दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच गई, यानी यहाँ यहाँ है अभी। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा, तो फिर से डिवीजन होगा तो कोशिकाएं कितनी बन गई, ऊपर भी 2 n हो गई, नीचे भी 2 n हो गई। फिर से मैंने कहा फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ऊपर भी 4 कोशिकाएं हो गई और नीचे भी 4 कोशिकाएं हो गई, सेम कंडीशन, नीचे भी 4 कोशिकाएं हो गई। अब ऊपर 3 ये हमारी ऊपर रह गई, नीचे भी 3 रहेंगी, और बीच वाली जो पोलर न्यूक्लियाई थी बीच में आ गई, इसलिए हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ पर देखना सेंटर में जो ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर सेंटर में जो आपको कोशिकाएं ये नजर आ रही हैं, बेसिकली इसमें सेल एक है, इसमें सेल एक है, लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, 2 हैं। ये इसकी खासियत है। तो इस पूरे एम्ब्रियो शैक में आप देखोगे कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो एम्ब्रियो शैक में पूरे आप देखोगे कि भाई साहब 1 2 और 3 4 5 और 6 और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी 7 सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ पर 7 सेल्स पाई जाएंगी और 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब एक चित्र में जरा आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा उसके लिए आपको। ठीक है, क्योंकि बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो एक चित्र आपके लिए जरूरी है, इससे आप समझ पाओ चीजों को डिटेल में। ठीक है, समझो जरा। तो बेसिकली चित्र आपको एक दिखाते हैं जिससे आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। देखो जरा इसको, देखो ये हमारा जो है एक ओवरी का समझ लो चित्र है ये। ठीक है, ओव्यूल का, ओव्यूल का अगर आप चित्र देखोगे तो ओव्यूल के चित्र में आपको क्या नजर आएगा, सबसे नीचे ये एक पार्ट नजर आ रहा है फनिकुलस। फनिकुलस का और कुछ काम नहीं है, बेसिकली क्या करता है, फनिकुलस जो हमारा है ये जोड़ के रखता है, बेसिकली ये मतलब बाकी फ्लावर पार्ट से फनिकुलस क्या करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब इस ये हमारा जो एक अंदर आवरण नजर आ रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो शैक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो शैक कहते हैं, जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि 7 बेसिकली क्या होंगी, ये हमारी 6 कोशिकाएं ये हैं, और ये बेसिकली एक और कोशिका है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो 7 कोशिकाएं और बेसिकली 8 न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली पाया किसके अंदर पाया जा रहा है, एम्ब्रियो शैक पाया जा रहा है न्यूसेलस के अंदर, न्यूसेलस के अंदर। और इसका एक पोल जो है चैजल पोल है, ये चैल्जास पोल है, चैजल पोल है, और एक हमारा जो पोल है ये माइक्रोपाइल वाला पोल है जिसकी तरफ एग सेल है। ठीक है, अच्छा, अब इस न्यूसेलस के चारों ओर इसको बचाने के लिए इंटेगुमेंट रहता है। ठीक है, यानी ये जो आवरण है ये इंटेगुमेंट है। बेसिकली आप देखोगे कि इंटेगुमेंट जो है ये बाहरी आवरण है जो एम्ब्रियो शैक को बचा रहा है, और इस इंटेगुमेंट के अंदर जो है न्यूसेलस पाया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर एम्ब्रियो शैक पाया जाता है जिसके अंदर 8 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक एग सेल भी होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होगी इन 8 में से। ठीक है, ये ओव्यूल का एक चित्र है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन आपको नजर आ रहा है, न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, एम्ब्रियो शैक है, एग सेल है, सिनर्जिड्स है, माइक्रोपाइल, जहां पर इंटेगुमेंट ना पाया जाता हो वहां पर ये माइक्रोपाइल छिद्र पाया जाएगा। बेसिकली यहीं से आकर पॉलन एंटर करेगा, तब एक सेल से फर्टाइल कर पाएगा। समझो क्या कहानी होती है। अब समझो, ये आपके सामने एक जो है चित्र में बनाता हूं जिसको समझाने का प्रयास करता हूं। फिर समझो जरा, ये मान लो हमारा एक फ्लावर है। ठीक है, ये हमारा एक फूल है। इस फूल में आप देखोगे यहां पर ये हमारा जो बाहरी कवर करने वाला आवरण है जो बचा रहा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, सेम कंडीशन इधर भी है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, बीच में ये ज्वाइंट करने वाला पार्ट है जो फ्लावर से ज्वाइंट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो ये ज्वाइंट करने वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, फनिकुलस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये ज्वाइंट करने वाला पार्ट ही हमारा क्या कहलाता है, फनिकुलस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इधर उधर पाए जा रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं चारों तरफ से, ये हमारे क्या है, ये इंटेगुमेंट है। ये क्या है, इंटेगुमेंट है। इसके अंदर हमारा क्या है, एम्ब्रियो शैक पाया जाएगा, और उसके चारों ओर जो ये हमारा है, ये भरा हुआ आवरण, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूसेलस है। ये क्या है, न्यूसेलस है। ठीक है, एम्ब्रियो शैक के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 कोशिका, 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ये हमारा मान लो एक, हम बस चित्र के लिए बना देते हैं, एक हमारा ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये फिलामेंट है और ये एंथर है। अब एंथर से पॉलन धीरे धीरे कहाँ पहुंचा, ये स्टिग्मा पे पहुंचा। ये क्या है, हमारा स्टिग्मा है।
ठीक है, स्टिग्मा है। एंथर से पॉलन पहुंचा स्टिग्मा के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम बोल दिए पॉलिनेशन। क्या बोल दिए? पॉलिनेशन बोल दिए। अब यहां से जो ये पॉलन पहुंचा है ये कैसा होगा? गुणसूत्रों की संख्या में n होगा, जैसा कि आपने देखा है पॉलन बनते हुए तो गुणसूत्रों की संख्या में n था। अब इसमें पहली बार क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होकर ये क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाने का काम करेगा। फिर एक समसूत्री विभाजन होगा और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता चला जाएगा। समसूत्री विभाजन होते हुए, अच्छा इसके अंदर पॉलन है और पॉलन ट्यूब से ही, पॉलन से ही पॉलन ट्यूब बनी है समसूत्री विभाजन के द्वारा, और वही उसी के अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन है। और पहली बार ये जाकर क्या करेगा? इसी माइक्रोपाइल, जो खुला छिद्र से माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसके जरिए यहां पर एग सेल से आकर फ्यूज हो जाता है। यानी एग सेल से आकर क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन फ्यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारा जो है बेसिकली देखो, यानी एग सेल में जब मैंने कहा यहां से माइक्रोपाइल से, पहली बार ध्यान से समझना चीजों को, माइक्रोपाइल से क्या हुआ? यहां पर आकर एग सेल से, ये हमारी एग सेल है, इस एग सेल से अगर क्या हुआ? पॉलन ने फ्यूज कर लिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का निर्माण होगा, जो कि आगे चलकर सीड बनाने का काम करता है, बीज बनाने का काम करता है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर एक अकेला पॉलन नहीं जाएगा, एक दूसरा पॉलन इसके साथ और जाएगा, यहीं से एंटर करेगा, जो कि जाकर इन पोलर न्यूक्लियाई से जाकर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारी पोलर न्यूक्लियाई थी, इसमें आकर जो पॉलन मर्ज कर गया। अब यहां पर 2 कोशिकाएं पहले से थी और तीसरा पॉलन आ गया, यानी 3 कोशिकाएं हो गई, यानी ये हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में त्रिगुणित, यानी 3n हो जाएगा। और ये आगे चलकर क्या बना देगा? ये बना देगा इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म बना देगा, और जिससे बाद में क्या डेवलप होता है? जिससे बाद में हमारा फ्रूट डेवलप होता है, जिससे हमारा बाद में क्या होता है? इंडोस्पर्म डेवलप होता है। और जो एम्ब्रियो शैक है यही बाद में क्या बनता है? फ्रूट बनाने का काम करता है, फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाता है। इसमें भोजन भरा रहता है ना, तो भोजन के रूप में ये फल बन जाता है। बेसिकली आपको समझ में आया, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, और जो हमारे पॉलन न्यूक्लियाई से इंडोस्पर्म बनेगा, और बाद में एम्ब्रियो शैक हमारा क्या करेगा? फल में डेवलप हो जाएगा। ये बेसिक हमारा प्रोसेस होता है किसका? ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको बेसिक जो समझना क्या था इसमें, अभी तक तो हम आपको बेस समझा रहे थे कि कैसे पढ़ना है आपको, आधे घंटे तो आपको ये समझाने में लग गया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको ये चैप्टर विधिवत समझना है तो। अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली हमको इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है, ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके लिए इसमें आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, आपने तो दिया ही नहीं है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपको? इसमें क्या मतलब है? मेल और फीमेल गैमीट आपस में मर्ज नहीं हो रहे हैं, उसके बिना जो है यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ हो जा रहा है, रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। अब ये 2 तरीके का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है वेजिटेटिव। कैसा हो सकता है? वेजिटेटिव। दूसरा एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है एपोमिक्सिस। क्या हो सकता है? एपोमिक्सिस हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव हो सकता है, एपोमिक्सिस हो सकता है। वेजिटेटिव का मतलब है कि यानी शरीर का कोई अंग है जिससे आगे प्लांट डेवलप हो जाए। जैसे तना काट कर आप लगा देते हो, रोज में आप क्या करते हो? उसका तना काट कर लगा देते हो और आगे पेड़ डेवलप हो जाता, तो ये क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। और किस टाइप का? वेजिटेटिव। यहाँ पर यानी नया प्लांट किसी वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा। ठीक है, नया पार्ट किससे होगा? किसी वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा। अब इसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा एक अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में भी अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हो, ट्यूबर हमारा एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसा आपको आलू में देखने को मिलता है। बल्ब भी आपका एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसा आपको ऑनियन और गार्लिक में देखने को मिलता है। राइजोम भी हमारा क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसा कि आपको अरबी और टर्मरिक में देखने को मिलता है। कॉर्म भी हमारा एक अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसा आपको बंडा अरबी यानी घुइयां, जो कोलकेशिया स्कुलेंटा अरबी जिसे आप बोलते हो, उसमें देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारा सब एरियल स्टेम होगा, जिसमें रनर, सकर, स्टोलन ये सब आ जाएंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, गूटी हो गया, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं जिनको आप हॉर्टिकल्चर में आराम से डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, एपोमिक्सिस हमारा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आपके लिए खूब बनेंगे। ठीक है, ये एपोमिक्सिस है, हमको इसको डिटेल में अब जरा समझना है। एपोमिक्सिस को समझो जरा। एपोमिक्सिस कौन सी कलाकारी है? एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस बेसिकली और कुछ नहीं है, ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कह रहा है एम्ब्रियो तो इसमें बनी रहा है, डेवलपमेंट
ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपने नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है अभी कि एम्ब्रियो कब बन रहा है, एम्ब्रियो कब बन रहा है। आपने देखा था अभी मेरे साथ कि एम्ब्रियो तब बन रहा था जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे थे और एग सेल और जो पॉलन ग्रेन था वो मिलकर एम्ब्रियो का निर्माण करता था। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, यानी यहाँ पर पॉलन और एग सेल आपस में मिलेंगे नहीं, तो अलग अलग अवस्थाएं होंगी जिनसे ये एम्ब्रियो डेवलप होगा। यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। अब ये दो तरीके का हो सकता है। एपोमिक्सिस क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके में पहला तरीका है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। क्या है? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। और दूसरा तरीका हमारा क्या है? गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। क्या है? गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है और एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी है। ठीक है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है और एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी है। अच्छा, अब जरा हम एपोमिक्सिस को डिटेल में एक बार पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से एक बार, जब पिछली क्लास हुई थी तो एपोमिक्सिस मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि एपोमिक्सिस जो है ये, इसमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है। मैंने कहा था जो एपोमिक्सिस की प्रक्रिया होती है इसमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाता है। अगर नहीं पाया जा रहा है और सप्रेस हो जाता है, दोनों के लिए अलग अलग टर्म है। अगर सप्रेस्ड है, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सप्रेस्ड तो ऐसी एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलेंगे। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, वहां पर जो है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है। और जहां पर होता ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस भी दो प्रकार की हो सकती है। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में अगर एम्ब्रियो हेप्लॉइड सेल से डेवलप हो जाए, ठीक है, अगर एम्ब्रियो हेप्लॉइड सेल से डेवलप हो रहा है तो उसे हम नॉन रिकरेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर एम्ब्रियो, देखो फैकल्टेटिव में क्या होगा? एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द हेप्लॉइड सेल, एपोमिक्सिस इज नॉन रिकरेंट। अच्छा, अगर फैकल्टेटिव की अगर मैं, अच्छा अगले पे ले लेता हूं मैं। अगर मैं बात करूं, फैकल्टेटिव दो प्रकार का हो सकता है। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार हो सकते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस के? तो पहला मैंने कहा, एक प्रकार हो सकता है जिसे आप बोलते हो रिकरंट एपोमिक्सिस, रिकरंट फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। एक को बोलते हो नॉन रिकरंट। रिकरंट और नॉन रिकरंट दो हो गए। रिकरंट में बेसिकली क्या होगा? रिकरंट में और कुछ नहीं है, ये डिप्लॉयड सेल से होगा, ये डिप्लॉयड सेल के द्वारा होगा। और रिकरंट का मतलब है कि इसके द्वारा, जैसे मान लो एक पहली बार आपने टूयन से ये आपने जो है आगे एपोमिक्सिस किया और टूयन कोशिकाएं बनी, तो ये अगली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ में जा सकता है, यानी ये अगली जनरेशन तक जारी रह सकता है। यानी इससे बनी संतति पुनः संतान उत्पन्न कर सकेगी। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि इससे बनी संतति भी आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा सकती है। लेकिन नॉन रिकरेंट ये हमारा जो है हेप्लॉइड सेल से होता है, ये हेप्लॉइड सेल से होगा। एक बार संतान जो बन गई, ये आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन रिकरेंट। ये लगातार आगे जनरेशन नहीं बढ़ रही, इसलिए क्या है? नॉन रिकरेंट हो गया ये। ठीक है, एपोमिक्सिस को हम एगोस्पर्मी भी कह सकते हैं, एगेमोस्पर्मी भी कह सकते हैं। एपोमिक्सिस का ही दूसरा नाम एगेमोस्पर्मी है। ठीक है, अब शब्द आता है आपके सामने। एपोमिक्सिस के दो प्रकार मैंने कहे, एक मैंने कहा एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, शब्द आता है आपके सामने क्या? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस के दो प्रकार, एक है मैंने कहा एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, एंड सेकंड हमारा क्या होता है? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी के बाद सेकंड हमारा होता है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गैमेटोफिटिक
एपोमिक्सिस, ठीक है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी हमारा क्या है, जरा समझो। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में क्या होगा? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूसेलस। जैसे मैंने कहा, क्या कहा यहां पर, यहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो शैक के बाहर, मैंने क्या कहा, एम्ब्रियो शैक के बाहर, डेवलपमेंट एम्ब्रियो शैक के बाहर की किसी सेल से होगा। अब एम्ब्रियो शैक के बाहर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, जरा देखो, चित्र में दिखाता हूं आपको। ये देखो जरा, ये देख लो, इसमें दिख रहा है सर, दिख रहा है? अच्छा, देखो एम्ब्रियो शैक के बाहर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारा एम्ब्रियो शैक के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, ये 7 कोशिकाएं हैं, 8 न्यूक्लियस है। ये एम्ब्रियो शैक हो गया। इसके बाहर पहली जो सेल पाई जा रही है न्यूसेलस है, यानी न्यूसेलस के द्वारा या तो एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, इसके द्वारा अगर एम्ब्रियो बन जाए, या इंटेगुमेंट के द्वारा अगर एम्ब्रियो बन जाए, या चेल्जा के द्वारा अगर एम्ब्रियो बन जाए, ये सारी अवस्थाएं हमारी क्या कहलाएंगी, ये सारी अवस्थाएं हमारी क्या कहलाएंगी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कहलाएंगी। यानी एम्ब्रियो शैक की अंदर की कोशिकाओं के अलावा किसी भी कोशिका से, चाहे इंटेगुमेंट हो, चाहे न्यूसेलस हो, चाहे चेल्जा हो, इन किसी भी कोशिकाओं के द्वारा जब भी न्यूक्लियस का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। देखो जरा, क्या यही लिखा है इसमें, क्या लिखा है? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल सच एज न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और चेल्जा। नो प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो शैक, यहाँ पर एम्ब्रियो शैक का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। न्यूसेलर सीडलिंग इन मैंगो, सिट्रस एंड ऑर्चिड्स। इसके एग्जांपल में मैंने कहा आम हो सकता है, सिट्रस हो सकता है, ऑर्चिड हो सकते हैं, इसके बेहतर एग्जांपल हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात आपको। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी में क्या होगा, एम्ब्रियो शैक के बाहर की किसी भी सेल के द्वारा, जैसे मैंने कहा न्यूसेलस के द्वारा या चेल्जा के द्वारा या इंटेगुमेंट के द्वारा, इन किसी भी कोशिका के द्वारा जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसे कहेंगे एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। क्लियर है? अच्छा, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस फिर क्या है? एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एग सेल ऑफ और अदर सेल। क्या है? एम्ब्रियो शैक की ही कोशिकाओं द्वारा होना चाहिए। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में बस क्या है, इसमें होगा तो एम्ब्रियो शैक के द्वारा ही। ठीक है, एम्ब्रियो शैक के अंदर चाहे एग सेल के द्वारा हो, चाहे किसी और कोशिका के द्वारा हो, वो अलग बात है, लेकिन होगा एम्ब्रियो शैक के अंदर। यानी अगर आपको मैं ये चित्र दिखा रहा हूं और इस चित्र में मैं आपसे कहूं, इस चित्र में अगर मैं आपसे कहूं, एक सेकंड रुकना जरा यार, ये लाइन हट नहीं रही है, भिड़ गई आके तो भिड़ गई आके। अच्छा नहीं मिटेगी, रुको, हटाना पड़ेगा एक बार, वेट अ मिनट बालक। अगर हम आपसे कहें कि 2 तरीके का होता है एपोमिक्सिस, एक तो ऐसा हो सकता है कि इस एम्ब्रियो शैक के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, एम्ब्रियो शैक के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, इनमें, इनसे अगर एम्ब्रियो डेवलप हो बिना फर्टिलाइजेशन के, ये खासियत है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। इसे क्या कह देंगे? गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कह देंगे। ठीक है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कह देंगे। अच्छा, या एम्ब्रियो शैक के बाहर, चाहे न्यूसेलस से हो, चाहे इंटेगुमेंट से हो, या चेल्जा से हो। ठीक है, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट या चेल्जा, इन सब के द्वारा अगर एम्ब्रियो शैक डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हो, इससे अगर एम्ब्रियो डेवलप होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कह देंगे। इसे क्या कह देंगे? एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी कह देंगे। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आपको हम इतनी लंबी कहानी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझाए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, गैमेटोफिटिक जो एपोमिक्सिस है
जो हमारा यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर किसी भी कोशिका के द्वारा जो है, चाहे एग सेल हो या किसी और कोशिका के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एम्ब्रियो बने तो उसे हम गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये बेसिकली अगर हमारा रिकरेंट एपोमिक्सिस है, ठीक है, रिकरेंट है मतलब ये आगे की जनरेशन में मूव कर रहा है, यानी ये हमारा किसी डिप्लॉयड सेल के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एपोमियोसिस, क्योंकि इसमें मियोसिस पूरे तरीके से नहीं है, तो इसमें क्या होता है, एपोमियोसिस होता है। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ शब्द जो लिखा है जरा समझो, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ये लिखा है देखो, कह रहे हैं इन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस मैंने बताया क्या होगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, डिप्लॉयड सेल से होगा और अगली जनरेशन तक ये जारी रहेगा, और इससे हमारा अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा, और इस प्रोसेस को हम एपोमियोसिस कहते हैं। अब एपोमियोसिस हमारा दो प्रकार का हो सकता है, एपोमियोसिस भी हमारा क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है एपोमियोसिस, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। अच्छा दिया नहीं क्या, अच्छा दिया है यहीं पे, हाँ, तो एपोमियोसिस हमारा क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी। अंतर क्या है एपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी में, कह रहे अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक अगर बना है और किसके द्वारा, विजिटेटिव सेल्स के द्वारा, विजिटेटिव सेल्स के द्वारा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा विदाउट मियोसिस के, तो इसे हम बोलेंगे एपोस्पोरी। एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस्ड मेगा एपोमिटिक हैप्लॉइड सेल से अगर बना है, ठीक है, डिप्लॉयड इन स्पीसीज, डिप्लॉयड मेगा स्पोर्स बनेंगे, मेगा स्पोर, सो स्पोराइड मॉडिफाइड मियोसिस। देखो जरा एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में क्या अंतर है, जरा समझो आप, क्या होता है एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। आपको दो शब्द आपको समझने हैं, पहला है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब क्या है, कह रहे इसमें अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा, क्या बनेगा, अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, और एम्ब्रियो सैक जो बनेगा किसके द्वारा बनेगा, वेजिटेटिव सेल के द्वारा, किसके द्वारा बनेगा, वेजिटेटिव सेल के द्वारा बनेगा, वेजिटेटिव सेल द्वारा बनेगा, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होते जाएंगे बिना मियोसिस के, ठीक है, वेजिटेटिव सेल द्वारा बनेगा बिना मियोसिस के। अब मियोसिस की अवस्था अगर नहीं हुई, मियोसिस नहीं हुआ, तो एपोस्पोरी में जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो कैसा होगा, एन बनना चाहिए, वो खुद क्या बनेगा, 2n बनेगा। जब मियोसिस नहीं हो रहा तो कैसा बनेगा, 2n बनेगा, ठीक है। ऐसा हमको देखने को मिल जाता है, जैसे आर्चिड्स वगैरह में एपोस्पोरी की घटना देखने को मिल जाती है। अच्छा, यानी ये कैसा बन रहा है, एपोस्पोरी किससे बनेगा, डिप्लॉयड सेल से बनेगा, किससे बन रहा है, डिप्लॉयड सेल से। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, एपोस्पोरी के अलावा मैं बात करूं किसकी, डिप्लोस्पोरी, तो ये किससे बन रहा है, हैप्लॉइड सेल के द्वारा बन रहा है। यहाँ पर जो है मियोसिस देखने को मिलेगा, भले मियोसिस की पूरी अवस्था देखने को ना मिले, हैप्लॉइड सेल से बनेगा तो उसे डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। यानी स्पोर अगर वेजिटेटिव सेल से बन रहा है, डिप्लॉयड सेल से बन रहा है तो एपोस्पोरी, अगर हैप्लॉइड सेल से एन कोशिका से बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, कह रहे एम्ब्रियोज सच एम्ब्रियो सैक में बी अराइज आइदर स्यूडोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस। कह रहे हैं अब आप अगर देखोगे गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस, जहां पर हमारा जो है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस होगा, वहां पर मैंने कहा था एपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी होगा। अब डिप्लोस्पोरी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, एक हो सकता है हमारा स्यूडोगैमी। यानी पार्थेनोजेनेसिस या स्यूडोगैमी दो प्रकार का हमारा हो सकता है, क्या, एपोस्पोरी, ठीक है, डिप्लोस्पोरी, सॉरी, डिप्लोस्पोरी क्या हो सकता है, दो प्रकार। मैंने अंतर जरा समझा रहा हूं, मैं डिटेल में समझ लो इस चीज को, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैंने कहा एपोमिक्सिस, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि एपोमिक्सिस कितने प्रकार का है, तो मैंने कहा दो प्रकार का है, ठीक है। एपोमिक्सिस दो प्रकार का है, मैंने कहा एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी है, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी है, और दूसरा मैंने कहा गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है। क्या है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है। अंतर बताया मैंने, एम्ब्रियो सैक के बाहर की कोशिकाओं द्वारा एम्ब्रियो बने तो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो सैक के अंदर की कोशिकाओं द्वारा बने तो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। ये दो प्रकार का हो सकता है। ये हमारा हो सकता है, एक तो हो सकता है एपोस्पोरी, एपोस्पोरी यानी एपोस्पोरी का मतलब क्या है, जब डिप्लॉयड सेल द्वारा बने, डिप्लॉयड सेल द्वारा बने बिना मियोसिस के। और दूसरा मैंने कहा डिप्लोस्पोरी, डिप्लो में डिप्लॉयड नहीं है, डिप्लो में क्या है, जब हैप्लॉइड सेल द्वारा बने, हैप्लॉइड सेल द्वारा बने। अब मैंने कहा डिप्लोस्पोरी भी दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस, एक हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा हो सकता है क्या, दूसरा हो सकता है स्यूडोगैमी। क्या अंतर है पार्थेनोजेनेसिस और स्यूडोगैमी में, जरा इसको देखो। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर व्हिच मे बी हैप्लॉइड और जनरली डिप्लॉयड।
डिप्लोस्पोरी में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है। अच्छा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे मेगा स्पोर से डेवलप हो रहा है। डिप्लोस्पोरी में क्या होगा, मेगा स्पोर से कोशिका बन रही है, ठीक है। मेगा स्पोर से बनेगा तो डिप्लॉइड है, ठीक है। चलो, वेजिटेटिव सेल से बने, देखो एपोस्पोरी, जैसे मान लो वेजिटेटिव सेल का मतलब समझते हो, आपके हाथ की कोई कोशिका है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में जो फीमेल सेल होती है उसे हम मेगा स्पोर बोलते हैं। मेगा स्पोर के द्वारा ही बनेगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हमारा हो जाएगा बेसिकली किसी, क्या बोलते हैं उसे, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होगा, मेगा स्पोर के द्वारा बनेगा, और इसमें किसके द्वारा बनेगा, वेजिटेटिव सेल से बनेगा, वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल से अगर बन रहा है गैमीट तो एपोस्पोरी, मेगा स्पोर से बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी। मेगा स्पोर कभी कभी हैप्लॉइड हो सकता है, ज्यादातर वो डिप्लॉइड भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लोस्पोरी दो प्रकार के हो सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस एंड स्यूडोगमी, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि पॉलिनेशन ही ना हो, पॉलिनेशन ही ना हो, और जो है हमारा क्या हो, आगे अगर कोशिका काम कर जाए तो हो गया। पॉलिनेशन के बिना अगर स्पोर बन जाए तो पार्थेनोजेनेसिस, पॉलिनेशन हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो तो स्यूडोगमी। बस इतना अंतर है। मैंने पार्थेनोजेनेसिस में क्या कहा, यहां पर विदाउट पॉलिनेशन, यहां पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है कोशिका में। ये भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है, गोनियल एंड सोमेटिक, यानी एग सेल के द्वारा अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो गोनियल होगा, और एम्ब्रियो शेक की किसी और कोशिका द्वारा हो रहा है तो सोमेटिक होगा, ठीक है। सेम हमारा स्यूडोगमी में क्या है, यहां तो पॉलिनेशन तो हो जा रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस में पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा था, स्यूडोगमी में पॉलिनेशन हो जा रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। यहां भी गोनल होगा, गोनल मतलब एग सेल के द्वारा एम्ब्रियो बने, और सोमेटिक होगा एम्ब्रियो शेक की किसी और कोशिका द्वारा, एग सेल के अलावा किसी और कोशिका द्वारा जब बने तो स्यूडोगमेटिक कहलाएगा, ठीक है। इतना आज हम लोग रखेंगे। वाइब्रिड हम लोग कल पढ़ेंगे, और वाइब्रिड के आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। फ्लावर क्या है, फ्लावर के बारे में जितनी भी जानकारी है, बाकी सारे टर्म्स जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। बहुत डिटेल में जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड किया है। आई होप आपको ये पढ़ाने का तरीका और बेहतरीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। एक बार अगर आप जनरल कमेंट आप कर दोगे तो अगली क्लास में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने का दोबारा प्रयास कर दूंगा, जिन जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद।